दोस्तों आज शायद ये 1 रुपए का कॉइन इतनी कीमत नहीं रखता है, पर आज की स्टार्टअप की कहानी के लिए ये शायद एक इंस्पिरेशन था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु। बिजनेस गुरु लोगों की सहायता करता है अपना बिजनेस शुरू करने में, कई तरह के रिटर्न्स फाइल करने में और अकाउंटिंग करने में। आज की वीडियो में मैं आपको पेटीएम मतलब पे थ्रू मोबाइल की कहानी बताऊंगा, उसकी पूरी जर्नी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप और मैं उससे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की वीडियो में हम ये इवैल्यूएट नहीं करेंगे कि क्या आपको पेटीएम की स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, पेटीएम के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, पेटीएम एक फिनटेक कंपनी है जो साल 2010 में शुरू की गई थी। स्टार्टिंग में वो खाली मोबाइल रिचार्जेस और बिल पेमेंट्स की सुविधा उपलब्ध करते थे, पर आज फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑलमोस्ट सब सर्विसेज में वो एंटर कर चुके हैं। आज की तारीख में ये पेटीएम वॉलेट, पेमेंट गेटवे, क्यूआर कोड, मोबाइल टिकटिंग, बिल पेमेंट्स, पेमेंट बैंक, यहाँ तक कि डिजिटल गोल्ड से इक्विटी ट्रेडिंग से म्यूचुअल फंड्स या पेटीएम गेम्स, इन सब सर्विसेज आज की तारीख में पेटीएम प्रोवाइड करता है। एक टाइम पे पेटीएम इतना सक्सेसफुल हो गया कि साल 2018 में फोर्ब्स मैगजीन में फ्रंट पेज पे इनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स को जगह दी गई थी। और शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, पर साल 2018 में इन्होंने जापान में याहू जापान और सॉफ्टबैंक के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, बिल्कुल पेटीएम की तरह, जिसका नाम था पेपे। पेटीएम के आज की तारीख में इंडिया में 350 मिलियन यूजर्स मतलब 35 करोड़ इंडियंस पेटीएम यूज करते हैं। दोस्तों, पेटीएम को कई बड़े इन्वेस्टर्स ने बैकअप किया है, जैसे कि जैक मा, सॉफ्ट बैंक, सेफ पार्टनर्स और बर्कशायर हैथवे, जो कि वॉरेन बुफे की कंपनी है। दोस्तों, पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा है। अभी शर्मा जी के लड़के होंगे तो श्योरली स्कॉलर तो होने ही वाले हैं। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो शर्मा जी ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया होता है। शर्मा जी एक छोटे शहर से थे, तो उन्होंने हिंदी मीडियम में अपनी पढ़ाई की थी, बट डीसी में जो भी पढ़ाया जाता था वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता था। शर्मा जी के फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, अब नहीं मानेंगे। तो इसके लिए वो एक इंट्रोवर्ट किस्म के पर्सन बन गए थे और लैंग्वेज बैरियर होने के साथ साथ वो डीसी में अपर क्लास लोगों के साथ रहते थे। इसके लिए वो बुलिंग के एक बहुत अच्छा टारगेट बन गए थे। ये प्रॉब्लम्स होने के बावजूद उन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी से ट्रांसलेट कर करके अपनी पढ़ाई पूरी की। शर्मा जी को हमेशा लगता था कि उनमें कुछ यूनिक है और वो लाइफ में कुछ अच्छा ही करेंगे। एक दिन दिल्ली 6 के दरियागंज में उनकी नजर एक फॉर्च्यून मैगजीन पे पड़ी। दोस्तों, उन्होंने जब ये फॉर्च्यून मैगजीन पढ़ी, उनको लगा कि जो स्टार्टअप्स यूएस में सक्सेसफुल है, वो अगर इंडिया में भी बनाया जाए वैसे के वैसे ही स्टार्टअप्स, वो शायद इंडिया में भी उतने ही सक्सेसफुल होंगे। इसके लिए कॉलेज के दिनों में मतलब 1997 में उन्होंने याहू जैसा एक सर्च इंजन शुरू किया, पर अनफॉर्चुनेटली ये फेल हो गया और उसके बाद एक्सेस कॉप एक कंपनी शुरू की जो एक कंटेंट मैनेजमेंट टूल थी वर्डप्रेस की तरह। दोस्तों, एक्सेस कॉप एक सक्सेसफुल वेंचर था। इसके लिए वो एक यूएस एंटरप्रेन्योर को 1998 में बेचा गया और इसके बाद साल 2000 में शुरुआत हुई पेटीएम के पेरेंट कंपनी की 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। 2000 में 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करता था। शायद आपको याद होगा, उस टाइम पे एसएमएस के थ्रू एस्ट्रोलॉजी अलर्ट्स या क्रिकेट स्कोर्स अलर्ट्स आते थे। ये 197 कम्युनिकेशंस का बिजनेस मॉडल था। 197 के शुरुआती दिन तो ठीक थे, पर बाद में जाके उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनको आगे जाके लोन्स देना पड़ा, उनसे कैश फ्लो मैनेज नहीं हुआ। एक टाइम पे तो उन्होंने एक ऐसा लोन लिया था जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% मतलब 2% पर मंथ से भी ज्यादा था। शर्मा जी ने उनके इंटरव्यूज में कहा है कि कई बार उनको सिर्फ 2 कप चाय पी के उनका गुजारा करना पड़ा। एक टाइम पे तो ऐसी हालत हो गई थी कि उनको घर से ऑफिस चल के जाना पड़ता था, जिसका डिस्टेंस था 14 किलोमीटर और उनके पास बस या तो रिक्शा दोनों के पैसे नहीं थे। दोस्तों, ये टाइम इतना कठिन था कि जब उन्होंने 197 की शुरुआत की थी, उनके पास 2 और फाउंडर्स और थे, पर वो ये चीज को झेल नहीं पाए और एंड में उन दोनों ने कंपनी को छोड़ दिया। पर आपके शर्मा जी के लड़के ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत सारे और जॉब्स किए, नेटवर्किंग का काम किया, ट्यूशंस दिए और बहुत सारे दूसरे जॉब्स किए उनकी कंपनी को सस्टेन करने के लिए। दोस्तों, 2009-10 में इंटरनेट का पेनिट्रेशन धीरे धीरे इंडिया में बढ़ रहा था। शर्मा जी ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जो इंटरनेट के ये पावर को हार्नेस करके बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो 2010 में पेटीएम की शुरुआत हुई। स्टार्टिंग में वो सिर्फ मोबाइल पेमेंट्स और बिल पेमेंट्स की सुविधा उपलब्ध करते थे और 2014 में उन्होंने पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया।
पेटीएम एक ऑलमोस्ट रनवे सक्सेस था और लोगों को ये जो कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा था वो बहुत पसंद आया और धीरे धीरे उसका यूजर बेस बढ़ता गया। दोस्तों धीरे धीरे पेटीएम सक्सेसफुल होता गया, लोगों को इनका कन्वीनियंस और इनकी सर्विसेज पसंद आने गई। इसके लिए उन्होंने और सर्विसेज लॉन्च कर दे गए। 2010 में खुद पेटीएम लॉन्च हुआ था, 2012 में पेमेंट गेटवे लॉन्च हुआ, 2014 में इनका फेमस वॉलेट लॉन्च हुआ, 2015 में क्यूआर कोड्स इंटीग्रेट किए गए, मूवी टिकट्स के सर्विसेज दिए गए, 2016 में फ्लाइट टिकट्स के सर्विसेज दिए गए, 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक का लॉन्च हुआ, पेटीएम गोल्ड का लॉन्च हुआ, फास्ट टैग और इवेंट टिकट्स लॉन्च हुए। 2018 में इन्होंने खुद का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसको बोलते हैं पेटीएम मॉल। 2018 में वापस पेटीएम मनी का लॉन्च हुआ। पेटीएम फर्स्ट गेम्स 2019 में लॉन्च हुए। साउंड बॉक्स जो इनका एक मर्चेंट रिलेटेड सर्विसेज जो 2019 में लॉन्च हुआ। मर्चेंट कैश एडवांस सर्विसेज 2020 में, क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस सर्विसेज 2021 में और डेरिवेटिव्स, एफएनओ एंड इक्विटी ट्रेडिंग भी 2021 में लॉन्च हुआ। पेटीएम की सक्सेस का सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन है कन्वीनियंस, मतलब सहूलियत। पेटीएम के पहले आपको मोबाइल रिचार्ज के लिए पहले वेंडर के पास जाना पड़ता था, उसको जो भी चेंज या कुछ दे के मोबाइल रिचार्ज खरीदना पड़ता था। फिर याद है आपको स्क्रैच कार्ड आता था, उसको स्क्रैच करके फिर आपको एक नंबर डायल करना पड़ता था, उसके बाद रिचार्ज होता था। कई बार स्क्रैच करते करते ये स्क्रैच कार्ड भी खराब हो जाता था और आपके पैसे वेस्ट हो जाते क्योंकि वेंडर इसके पैसे आपको वापस नहीं देता था। और शायद आपको याद होगा छोटे रिचार्जेस मतलब 10 रुपए या 20 रुपए के रिचार्ज के लिए वो वेंडर 1 रुपए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करता था। ये पूरा रिचार्ज का प्रोसेस करने के लिए आपको ऑलमोस्ट आधा घंटा लग जाता था, डिपेंडिंग कि आपका वो रिचार्ज वेंडर कहाँ पे है। अगर ज्यादा दूर होगा तो ज्यादा टाइम भी लग सकता था और ऑब्वियसली नजदीक होगा तो फटाफट हो जाता था। पर पेटीएम के आने के बाद ये आपका काम ऑलमोस्ट 1 मिनट में हो जाता था। अभी 1 मिनट कहाँ और 30 मिनट कहाँ, ये कन्वीनियंस लोगों को बहुत पसंद आया, इसके लिए पेटीएम का अडॉप्शन फटाफट होने लगा। और दूसरा एग्जाम्पल है यूटिलिटी बिल पेमेंट का। पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट के लिए लाइन में लगना पड़ता था, आधा पौने घंटे की लाइन होती थी, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस भी दूर होता था, तो इसमें लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होता था। पर पेटीएम के आने के बाद ये ऑलमोस्ट 1 या 2 मिनट में काम खत्म हो जाता था। दोस्तों ये कन्वीनियंस या सहूलियत लोगों को बहुत पसंद आई, इसके लिए शायद ये पेटीएम के सक्सेस का नंबर 1 रीजन है। दूसरा और उतना ही इंपॉर्टेंट रीजन है फास्ट एग्जीक्यूशन। आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम का अडॉप्शन बहुत हो गया, पर शायद आपको इसके पीछे की कहानी नहीं पता है। 8 या 8:15 बजे डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ, 8:30 या 8:45 को शर्मा जी ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया था कि नेक्स्ट डे पेपर में पेटीएम के एड्स होने चाहिए। और ये कोई छोटे मोटे एड्स नहीं थे, पूरे फ्रंट पेज एड्स थे। मतलब डीमोनेटाइजेशन अनाउंस होने के आधे घंटे में उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि अगले दिन फुल पेज एड्स करने हैं और उन्होंने न्यूज़पेपर कंपनीज को ऑलरेडी कांटेक्ट कर दिया था। उसके बाद शायद आपको याद होगा कि ऑलमोस्ट 10 या 15 दिन में हर शॉप में पेटीएम के क्यूआर कोड्स पहुंच गए थे। और ये सिर्फ अर्बन एरियाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रूरल एरियाज में मतलब गांव में भी पेटीएम के क्यूआर कोड्स पहुंच गए थे और ठेलों तक में पेटीएम के क्यूआर कोड्स अवेलेबल थे। और अगर मैं इस चीज इनके कंपटीटर से कंपेयर करूँ, इनके दूसरे कंपटीटर जैसे फ्री चार्ज और मोबीक्विक को स्टोर्स में आने के लिए ऑलमोस्ट 6 महीने या 1 साल लग गया था। तो आप कंपेयर करिए कि जहाँ पे कहाँ पे 10 दिन और कहाँ पे 6 महीने हैं। और यही रीजन के चलते मतलब फास्ट एग्जीक्यूशन के चलते पेटीएम एक वर्ब बन गया था। आपको याद है लोग बोलते थे कि तू मुझे मनी ट्रांसफर मत कर, तू मुझे पेटीएम कर दे। मतलब मनी ट्रांसफर करना होता है, जैसे जेरोक्स एक वर्ब है, आप ये नहीं बोलते हो कि फोटोकॉपी करके लाओ, आप बोलते हो जेरोक्स करके लाओ। तो सेम तरीके में पेटीएम एक वर्ब बन गया था। और दोस्तों जेरोक्स एक ऐसी कंपनी का नाम है जो फोटोकॉपिंग की मशीन बनाती है। नहीं, मैं नहीं मानता। दोस्तों अगला रीजन है लेवरेजिंग इट्स यूजर बेस, मतलब अपने यूजर बेस का एडवांटेज उठाना। 2010 में पेटीएम लॉन्च होता है, धीरे धीरे वो सक्सेसफुल होने लगता है। पेटीएम को इंटरनली रियलाइज होता है कि लोगों को हमारे सर्विसेज पसंद आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे और सर्विसेज लॉन्च करते रहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो पेटीएम ने 2010 में लॉन्च किया, एक यूजर बेस बनाया। जब यूजर बेस को सर्विसेज पसंद आए तो वो धीरे धीरे और सर्विसेज लॉन्च करते गए और यूजर बेस बढ़ाते गए। तो उन्होंने अच्छी तरीके से उनके जो ट्रस्ट बिल्ड किया है, उनका जो ब्रांड बिल्ड किया है, उसका एडवांटेज उठाया और धीरे धीरे वो और वाइड होते गए। आज तक ट्विटर ये करने में अनसक्सेसफुल रहा है और अगर क्रेड पेटीएम की तरह अपना यूजर बेस लेवरेज कर सकता है तो पेटीएम की तरह एक सक्सेसफुल कंपनी बन जाएगा। दोस्तों अगला रीजन है या अगले रीजंस है स्मार्टफोन अडॉप्शन, डीमोनेटाइजेशन और 4G अडॉप्शन।
2010 में पेटीएम की शुरुआत हुई थी, पर 2009 में एंड्रॉयड का लॉन्च हुआ था। उसके बाद जितने भी स्मार्टफोन्स थे सब टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स हुए। अब इन टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स में ऐप इंस्टॉल करने की कैपेबिलिटी थी। भले आप आईफोन ले लो या कोई एंड्रॉयड फोन ले लो, आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते थे। तो पेटीएम के लॉन्च के साथ ये एक मेजर इवेंट हुआ जिसकी वजह से पेटीएम का अडॉप्शन धीरे धीरे बढ़ता गया। 2016 में और दो इवेंट्स आए जो पेटीएम के अडॉप्शन को अलग लेवल पे लेकर गए। एक था डीमोनेटाइजेशन और एक था जियो का लॉन्च। अभी ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन का लॉन्च और जियो का लॉन्च पेटीएम के लिए क्यों एक अच्छी बात थी, पर मैं आपको बता दूं कि ये एक एक्सटर्नल फैक्टर था, पेटीएम की सक्सेस का था, और पहले के 3 जो फैक्टर्स थे वो इंटरनल फैक्टर्स थे। दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे रीजंस की या ऐसे इवेंट्स की जिसकी वजह से पेटीएम को सेटबैक्स झेलने पड़े। 2010 में पेटीएम का लॉन्च होता है, 2014 में पेटीएम वॉलेट आता है, 2016 में पेटीएम अपने ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है, पर एक इवेंट आता है 2017 में जो पेटीएम को नीचे गिरा देता है, और वो है गूगल पे का लॉन्च। दोस्तों 2015 में इंडिया ने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसका नाम था यूपीआई, मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। दोस्तों पहले बैंक टू बैंक ट्रांसफर एक बहुत लंबा प्रोसेस था। पहले बेनिफिशियरी रजिस्टर करो, वो रजिस्टर होने के बाद एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होने के बाद आप पेमेंट कर सकते हो। ये मिनिमम एक आधे 1 घंटे का प्रोसेस था। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे आप बिना बेनिफिशियरी रजिस्टर करे बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते थे। ये वॉलेट से एक बेटर टेक्नोलॉजी थी, और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके गूगल ने एक ऐप लॉन्च किया इंडिया में 17 अगस्त 2017 में, जिसका नाम था तेज। साल 2018 में इसकी रीब्रांडिंग हुई और आज की तारीख में आप इसको गूगल पे के नाम से जानते हो। धीरे धीरे गूगल पे या तो तेज मार्केट शेयर कैप्चर करने लगा और लोग वॉलेट टेक्नोलॉजी मतलब पेटीएम जैसे एप्स को छोड़ के यूपीआई पे आने लगे। एक टाइम पे पेमेंट्स मार्केट का पेटीएम शहंशाह था जिसके पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर था, पर आज की तारीख में ये हालत बहुत खराब हो चुकी है। आज की तारीख में फोन पे का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 43% है, गूगल पे का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 36% है, और पेटीएम घट के 14% हो गया है। आज ऐसा हो गया है कि पहले लोग बोलते थे पेटीएम करो, पर आज बोलते हैं गूगल पे करो, फोन पे करो, पर पेटीएम मत करना, मुझे वॉलेट में पैसे नहीं चाहिए। मतलब लोगों के माइंड में ये रजिस्टर हो गया है कि अगर आप गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करोगे तो डायरेक्टली बैंक में पेमेंट आएगा, पर अगर आप पेटीएम से पेमेंट करोगे तो वॉलेट में पेमेंट जाएगा। दोस्तों यूपीआई एक बेटर इंटरफेस था वॉलेट से, और वो यूजर्स को ज्यादा कन्वीनियंस देता था। पेटीएम ये चीज समझ नहीं पाया क्योंकि ऑब्वियसली यूपीआई में उनके कमीशंस कम हो जाते थे या उनकी अर्निंग कम हो जाती थी, और उनको लगा कि यूपीआई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आगे जाके बन ही नहीं सकता है। इसके लिए उन्होंने काफी लेट यूपीआई को इंटीग्रेट किया, और उस टाइम तक लोगों के माइंड में ऑलरेडी चले गया था कि पेटीएम से खाली वॉलेट टू वॉलेट पेमेंट होता है और फोन पे या गूगल पे यूज करेंगे तो बैंक ट्रांसफर होगा। इनकी पहली मिस्टेक तो ऑब्वियसली यूपीआई नहीं अडॉप्ट करनी थी, पर इनकी दूसरी मिस्टेक शायद ये थी कि ये बहुत सारे अनरिलेटेड बिजनेसेस में एंटर करते गए। 2018 में इन्होंने पेटीएम मॉल की शुरुआत की जिसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स फ्लिपकार्ट और अमेजॉन थे। अभी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के कंपैरिजन में पेटीएम के पास कम पैसे थे ये ई कॉमर्स बिजनेस में लगाने के लिए। मतलब ये ई कॉमर्स बिजनेस पेटीएम के लिए बहुत बड़ा कैश ड्रेन हो गया। अभी जब आप रिचार्ज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, बिल पेमेंट या मूवी टिकटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत ईजी है, पर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। ई कॉमर्स में वेयरहाउसिंग में इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसका पूरा बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, लोगों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट्स, डिस्काउंट्स और प्रमोशंस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और ये पेटीएम के लिए धीरे धीरे डिफिकल्ट हो रहा था। पेटीएम अगर सॉफ्टवेयर तक ही सीमित रहता और यूपीआई को अडॉप्ट कर लेता तो आज की तारीख में वो शायद ज्यादा सक्सेसफुल होता। ये थोड़ा ऑब्वियस है, पर तो भी हम आपको बता देते हैं, पेटीएम बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो अलग अलग जगह पे उसके अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं। जैसे अगर आप कोई फ्लाइट टिकट बुक करते हो वो आपको कन्वीनियंस फी चार्ज करता है, आप रिचार्ज करते हो तो वो फोन कंपनी से कमीशन लेता है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो तो उसको म्यूचुअल फंड कंपनीज कमीशंस देते हैं, वगैरह वगैरह। मर्चेंट्स को वो साउंड बॉक्स या पॉइंट ऑफ सेल्स या तो पेमेंट गेटवे की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उसके लिए भी कोई वन टाइम चार्जेस या तो कमीशन लेता है। आज की तारीख में पेटीएम की वैल्यूएशन $16 बिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है, पर एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनके लास्ट 3 इयर्स के रेवेन्यू कम हुए हैं। जनरली आप कोई भी स्टार्टअप एनालाइज करोगे उसका ग्रोथ रेट हमेशा बढ़ता है, मतलब उसकी सालाना रेवेन्यू बढ़ते रहती है, पर पेटीएम की रेवेन्यू कम हुई है। 2019 में उनकी रेवेन्यू थी 3579 करोड़,
2020 में 3,540 करोड़ और 2021 में 3,186 करोड़। और ऑब्वियसली अगर उनकी रेवेन्यू कम हुई है तो लॉस भी कम होगा, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है। पर जब भी आप कोई भी स्टार्टअप इवैल्यूएट करते हो, आप लॉस इतना नहीं देखते हो, आप इतना देखते हो कि ग्रोथ कितनी हुई है। तो आज की तारीख में पेटीएम 3 साल से नेगेटिव ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों, ये तो थी पेटीएम की स्टोरी, उसके सक्सेस के रीजंस, उसके सेटबैक्स और उसके मिस्टेक्स। अब ये जानेंगे कि आप और मैं पेटीएम से क्या सीख सकते हैं। पहला रीजन है एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। पेटीएम की पूरी जर्नी में आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन किया है। डीमोनेटाइजेशन के अनाउंसमेंट के आधे घंटे बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगले दिन फुल पेज एड्स होने चाहिए थे, और मेजॉरिटी पेपर्स उस टाइम प्रेस में चले गए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने 3 पेपर्स में फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स डाले। लोग बहुत सारे प्लान्स तो बनाते हैं, पर जब एग्जीक्यूशन की बात आती है वो सब एक फेलियर हो जाता है। एक सेइंग है कि एन एवरेज प्लान एग्जीक्यूटेड ब्रिलियंटली इज 100 टाइम्स बेटर देन अ ब्रिलियंट प्लान नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल। मतलब अगर कोई एवरेज प्लान हो या कोई डिसेंट सा प्लान हो, उसको आप बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन दे देंगे, वो 100 टाइम्स बेटर है एक बहुत अच्छा प्लान जो कि जीरो एग्जीक्यूशन हो। तो अगर आप कोई प्लान बनाओ तो उसको एग्जीक्यूट करना सीखो, नहीं तो वो प्लान बिल्कुल यूजलेस है। अगला लेसन है लर्न टू लेवरेज। मैंने आपको पहले बताया कि पेटीएम ने 2010 में लॉन्च किया और लोगों को उनकी सर्विसेज बहुत पसंद आए, तो धीरे धीरे वो रिलेटेड सर्विसेज लॉन्च करता गया। मतलब उन्होंने जो यूजर बेस बनाई है, उन्होंने जो ट्रस्ट बनाया, उसको वो लेवरेज करता गया, मतलब उसका वो एडवांटेज उठाता गया। ऑब्वियसली जब पेटीएम मॉल लॉन्च हुआ तो वो शायद इतना अच्छा डिसीजन नहीं था, पर उसके बावजूद भी उन्होंने लेवरेज करना नहीं छोड़ा। तो अगर आप कोई फैमिली बिजनेस करते हो या अगर आपने ऑलरेडी एक यूजर बेस बनाया जहाँ पे लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, तो आपको अभी समझना चाहिए कि हम इस चीज को लेवरेज कैसे कर सकते हैं या इसका एडवांटेज कैसा उठा सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, अगला लेसन है कम आउट ऑफ योर गोल्डन हैंडकफ्स। मतलब अपने सोने की हथकड़ियों से बाहर निकलना सीखो। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और आपको बिजनेस करना हो तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा लेसन है। जब आप जॉब कर रहे हो तो आपकी एक फिक्स इनकम होती है, एक फिक्स सैलरी होती है, आपकी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, आप लग्जरी पे स्पेंड कर सकते हो, आपका हमेशा इंक्रीमेंट होता है। पर बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, हमेशा स्ट्रगल होता है। शायद आप लकी हो गए तो सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं तो मोस्टली फेलियर का सामना करना पड़ता है। पर शर्मा जी ने अपने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि जॉब एक गोल्डन हैंडकफ है। One day I learned a term called golden handcuff. Golden handcuff. Golden handcuff is when somebody gives you so much of money that you can't move out. अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको एक हथकड़ी या तो हैंडकफ निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना बिजनेस कर पाओगे, नहीं तो हमेशा ये कंफर्ट जोन में ही रह जाओगे। अगर शर्मा जी अपना गोल्डन हैंडकफ नहीं तोड़ते तो आज की तारीख में पेटीएम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता और वो कोई कॉर्पोरेट जॉब में खुश होते। तो जब आपको ये डिसीजन लेना आएगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको ये गोल्डन हैंडकफ से बाहर आना है, उसके बाद ही आप बिजनेस कर पाओगे, नहीं तो हमेशा ये कंफर्ट जोन में ही रह जाओगे। दोस्तों, अगला लेसन है कीप योर ईगो इन चेक। डीमोनेटाइजेशन और जियो के बाद पेटीएम अपने सक्सेस की ऊंचाइयों पे था 2016 में, पर 2017 में गूगल पे लॉन्च होता है और वो ऐसे करके पेटीएम को अपने नंबर 1 पोजीशन से निकाल देता है। पेटीएम को कभी ऐसा नहीं लगता है कि उनको भी यूपीआई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए और वो अपने ईगो में ही रह जाते हैं। एक सक्सेस पार्टी में विजय शेखर शर्मा ने ऐसा बोल दिया था कि जो हमारे साथ नहीं है वो रोएगा, और इसकी वजह से उनको बाद में अपोलोजाइज भी करना पड़ा था। सक्सेस के बाद ईगो आना वो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, पर अगर आप ये ईगो को चेक में नहीं रखोगे तो शायद पेटीएम के जो हाइट्स के सक्सेस के हाइट्स थे उसके बाद आपका भी एक डाउनफॉल आ सकता है। तो सक्सेस के बाद अपने ईगो को चेक में रखना बहुत ज़रूरी है और हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शायद आपकी हालत पेटीएम की तरह भी हो सकती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा और आपने हमारे आज के वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगली बार मिलेंगे। जय हिंद।